हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए डीआरसी आपका खत्म हो चुका है, सो आई वाज बिजी इन दिल्ली रेंट कंट्रोल। तो अब मेरा जो पूरा फोकस होगा वो कॉपीराइट एक्ट और आपको जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको खत्म करने पे होगा। सो आने वाले 22-23 शायद संभवतः जितने भी टॉपिक्स मेरे से हो पाएंगे कवर, मैं ट्राई करूँगा कि आप तक पहुँचा दूँ वीडियो के रूप में। ठीक है, तो आज अपन कॉपीराइट लॉ को कंटिन्यू करेंगे, उसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। देखिए पिछले पार्ट में मैंने आपसे राइट्स की बात करी थी कि जब आपको एक कॉपीराइट मिलता है किसी भी चीज़ की, चाहे वो लिटरेरी वर्क्स हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, सिनेमेटोग्राफिक हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो कुछ राइट्स आपके साथ असाइंड होते हैं। उसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। उसमें गलती क्या हो गई थी कि कई बार जैसे मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ फ्लो में ना, तो मेरे से ये हो जाता है कई बार कि जैसे मैंने बोला वो राइट्स आपको मिलते हैं। होना क्या चाहिए था एक्चुअली में कि राइट्स आपको मिले, जो राइट्स आपको मिल रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने बोल क्या दिया एक दो बार बीच में कि वो राइट्स आपको मतलब एज अ डिफेंडेंट मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था। प्लेंटिफ ही होगा, जैसे आप कॉपीराइट ओनर हो ना, तो आपको वो राइट मिलेंगे कि आपके पास अधिकार है कि आपके प्रोडक्ट का कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वापस से उसको बना नहीं सकता, पब्लिशिंग नहीं कर सकता, आपके बिना इजाज़त के वो कोई चीज़ उसका किसी कम्युनिकेशन टू द पब्लिक नहीं कर सकता। ये उसके राइट्स मिलते हैं आपको, जो मैंने लास्ट टॉपिक में कवर करा। तो इसी को इनिशिएट करेंगे। दिस इज समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इस चैनल को उतना ही प्यार दोगे जितना ज़रूरत है। ठीक है, उससे कम की तो मैं उम्मीद नहीं रखता आप सबसे। देखिए एक बात आज इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो इन्फ्रिजनमेंट ऑफ कॉपीराइट की अपन बात करेंगे। इन्फ्रिजनमेंट ऑफ कॉपीराइट क्या होता है? इन्फ्रिजनमेंट जब भी मैं कहता हूँ, इन्फ्रिजमेंट इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट आपको पता है, मैंने बताया क्या होता है। तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर जो भी चीज़ों का आपको कॉपीराइट मिला, चाहे वो आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, चाहे किसी भी चीज़ का आपको जो अधिकार मिला ना, कोई और बंदा या कोई भी इंसान आपके अलावा, मतलब आप मतलब कौन? ओनर। अभी ओनरशिप की भी बात करेंगे शायद अगले वीडियो में, जल्दी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। या तो ओनर या तो कोई और ऐसी जो उसके साथ ऑथोराइज्ड हो सकता है। लेट्स से मैं ओनर हूँ और मैं उस चीज़ को ओन नहीं कर सकता अभी, तो मैंने उसको ऑथोराइज कर दिया किसी और को, बट विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेट जो इसेंशियल जो भी ऑथोराइज्ड बॉडीज़ हैं उसके साथ मैंने क्या कर दिया, हेल्प करके किसी और बंदे को वो चीज़ असाइन कर दिया कि फॉर दैट बीइंग ओनर ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे बिहाफ में। जैसे वो लैंडलॉर्ड और वो होती है ना ओनर, तो ओनर होते हैं घर के। लैंडलॉर्ड उस समय के लिए जो जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो हो जाता है। डीआरसी में मैंने बताया है आप सबको, वही मैं कह रहा हूँ। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट का अगर हिंदी शब्द पढ़ो ना, आप गूगल करोगे ना, तो आपको मिलेगा उल्लंघन, अतिक्रमण, ट्रेसपास, वायलेशन, ब्रीच। इस चीज़ को समझिए ये क्या है। मैं जब आपको अधिकार दिया गया है कि आप इस लिमिट में रहेंगे, और इस चीज़ को जैसे ही आप इस लिमिट के बाहर इधर या कहीं पे भी आप जब इस लिमिट को क्रॉस करते हो, इट मीन्स आपने अपने जो डायरेक्शंस आपको दिए गए थे, जो दायरा तय किया गया था, उसका उल्लंघन करा है। वही चीज़ कॉपीराइट में होता है। कॉपीराइट अधिकार देता है, इतने सारे अधिकार से आपको एक साथ दिए, कोई और व्यक्ति इस अधिकार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इस अधिकार क्षेत्र में अंदर आ नहीं सकता, और अगर आया तो बिना आ तो गया, चलिए मान लीजिए आ गया, बिना आपके परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकता। इन द सेंस आपके राइट्स को वो गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता। मुद्दा ये है। अतिक्रमण आप लोग समझते होंगे, न्यूज़पेपर में आती होगी कई बार कि अतिक्रमण किया गया। जो एरियाज होती हैं, जो गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, जो गवर्नमेंट के ज़मीन्स होते हैं, उस पर कई लोग रहते हैं बार बार, कुछ ऐसे दुकान वगैरह खोल के रखते हैं, कुछ ऐसे कुछ भी अपना लोग रह रहे हैं तो उसको हटा देते हैं। ट्रेसपासिंग समझते हो आईपीसी में, वायलेशन समझते हो आप लोग, ब्रीच समझते हो, तो होती है इन्फ्रिंजमेंट। अभी अपन सेक्शन 51 को समझने से पहले इन्फ्रिंजिंग कॉपी को समझिए क्या होता है। एक टर्म होता है सेक्शन 2M में, जब आप पढ़ोगे उसमें कहता है इन्फ्रिंजिंग कॉपी। इसका क्या मतलब होता है? इन रिलेशन टू अ लिटरली, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, a reproduction thereof otherwise than in the form of cinematographic film is what? Infringing copy। कहने का मतलब कि इन्फ्रिंजमेंट आप क्या कर रहे हो, लिटरेरी वर्क्स का, म्यूजिकल वर्क्स का, आर्टिस्टिक वर्क का आपने रिप्रोडक्शन कर दिया। सिनेमेटोग्राफी फिल्म को अगर 1 मिनट छोड़ दे तो किसी और चीज़ में, जैसे एक नोबेल की नोबल बना दिया आपने दूसरा, बस कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइडिया सेम रखा, सब कुछ सेम है, बस नाम अपना बदल के दूसरा नाम चिपका दिया। तो ये क्या करा आपने? उस चीज़ का रिप्रोडक्शन करा। प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो रखी है, उसका आपने रिप्रोडक्शन करा दूसरे फॉर्मेट में, वो एक तरीके से इन्फ्रिंजिंग कॉपी हो गई। बात को बुझे, आगे चलते हैं। इन रिलेशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, अ कॉपी ऑफ द फिल्म मेड ऑन एनी मीडियम बाय एनी मीन्स। चाहे किसी भी तरीके से किसी मीडियम में कोई भी कॉपी बनाते हो किसी मूवी की, आप चाहे आप एक हिंदी मूवी, चाहे आप बॉलीवुड की मूवी हो, चाहे आप साउथ इंडिया की किसी मूवी हो, या भोजपुरी की कोई मूवी हो, या कोई भी रीजनल मूवीज हो, उसको अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो दूसरे मूवीज के फॉर्म में, तो एक तरीके से इन्फ्रिंजिंग कॉपी बनाई आपने। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आती हैं। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आती हैं। आगे देखें,
इन रिलेशन टू अ साउंड रिकॉर्डिंग, जब हम साउंड रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, जब आपने कोई गाना गाया, कंपोजिंग करा, तो एनी अदर रिकॉर्डिंग इम्बॉडिंग द सेम साउंड रिकॉर्डिंग, सेम लिरिक्स, सेम साउंड रिकॉर्डिंग, सेम टोन, सब कुछ अगर आपने सेम कॉपी करके रख दिया, बस आपने कह दिया कि गाया कोई और है, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक तरीके से इन्फ्रिंजिंग कॉपी हो गई। कॉपी समझते हो ना आप, कॉपी, किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है, तो वो डुप्लीकेट जो चीज़ आप बना रहे हो वो क्या है, इन्फ्रिंजिंग कॉपी है, क्योंकि आपने कॉपीराइट का क्या करा है, इन्फ्रिंजमेंट करा है। तो एनी कॉपी, एनीथिंग दैट इज लाइक व्हाट, आपने जो ओरिजिनल आइडिया है, ओरिजिनल जो चीज़ था उसका एक वर्जन बनाया, तो उसको बोलेंगे कॉपी। और कैसा कॉपी बनाया, इन्फ्रिंजिंग कॉपी, क्योंकि आपने गलत करा, उसके इन्फ्रिंजमेंट, उसके कॉपीराइट को क्या करा, इन्फ्रिंजमेंट करा। तो इन्फ्रिंजमेंट करा तो कैसी कॉपी हो गई, इन्फ्रिंजिंग कॉपी। इन रिलेशन टू अ प्रोग्राम और परफॉर्मेंस, ये प्रोग्राम और परफॉर्मेंस वही समझ रहे हो जो कंसर्ट वगैरह होती है ना, या कोई भी जहाँ पे सिंगिंग वगैरह हो रही, मान लीजिए, इन विच सच अ ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट और परफॉर्मेंस राइट सबसिस्ट under the provision of this act, the sound recording of a cinematographic film of such program or performance is what, a infringing copy। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कंसर्ट्स होता है, मैंने बहुत सारे कंसर्ट जैसे मैंने सामने से देखे, उसमें आप जो देखोगे जो सिंगर्स आते हैं वो यूजुअली दूसरे सिंगर्स का गाना नहीं गाते। कॉपीराइट ऐसा उनको लग तो नहीं जाएगा, पर वो एक तरीके से इन्फ्रिंजिंग कॉपी मानी जाएगी। अगर बहुत अच्छी दोस्ती है तो चलिए एक बार को, पर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि कभी भी लाइव परफॉर्मेंस में दूसरे सिंगर्स कभी भी दूसरे सिंगर की गाने या जो भी है वो जल्दी नहीं गाते, क्योंकि इस पे एक तरीके का इन्फ्रिंजिंग मटेरियल माना जा सकता है। इस सेक्शन 2M जो आपका क्लाउज 4 है ना, उसके अंदर इस चीज़ों को माना जा सकता है। समझ रहे हो बात को। आगे कहता है, सच रिप्रोडक्शन, कॉपी और साउंड रिकॉर्डिंग इज मेड और इंपोर्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसको बोलेंगे क्या, आपने क्या करा, कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन करा है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं आगे देखते हैं सेक्शन 51 को, समझिए क्या आता है। सेक्शन 51 को जब आप समझोगे तो वो कहता है कि वेन कॉपीराइट इन्फ्रिंज, कब कहेंगे कि कॉपीराइट का क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। कहता है कॉपीराइट इन अ वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज, किसी भी काम के कॉपीराइट को जो आपको दिया गया था उसको इन्फ्रिंज्ड बोलेंगे, कब बोलेंगे, व्हेन एनी पर्सन, किसके अलावा, विदाउट अ लाइसेंस guaranteed by the owner of the copyright or the registrar of the copyright under this act or in contravention of the conditions of a license so granted or of any condition imposed by a competent authority under this act। अगर आप ये सब करते हो, किसके बारे में भी बात करेंगे। सेक्शन 51A कहता है कि जब भी कोई इंसान बिना लाइसेंस को, जो आपको ओनर से लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, तो यानी आपने कॉपीराइट का जो ओनर है, अभी ओनरशिप की बात अगले वीडियो में करेंगे, मैंने पीपीटी बना रखा है, अगर आपको देखना है तो देखो मैं दिखाता हूँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही बना दूंगा। देखिए ऑथरशिप, ओनरशिप एंड एक्सप्लॉइटेशन और कॉपीराइट बना रखा है मैंने, जस्ट मुझे रिकॉर्ड करना है, बस है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए समय चाहिए होता है, और भी चीज़ें हैं थोड़ा सा लाइफ में, इसलिए मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ कि मैं बना दूंगा, चिंता ना करो आप लोग। देखो कॉपीराइट इन अ वर्क में कह रहा हूँ, उसको इन्फ्रिंज्ड बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब कोई पर्सन जिसको लाइसेंस नहीं दिया गया था, उसने या तो जिसको लाइसेंस दिया गया था और जो शर्तों के साथ दिया गया था, वो शर्तें अगर नहीं मान रहे हो आप, और आप क्या क्या करते हो, डज एनीथिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू डू विच इज बाय दिस एक्ट कन्फर्ड अपॉन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। कहने का मतलब कोई भी ऐसा काम आप करते हो जो एक्सक्लूसिवली किसके पास होना चाहिए था, ओनर के पास। लेट्स से ओनर के पास अधिकार होता है कि वो कॉपीराइट किसी को असाइन कर सकता है, उसके इजाजत के बाद कोई चीज़ यूज कर सकता है, उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को याद हो, एक गाना आई थी बंगाल की, जिसको बंगाली गाना था, उसको गाया गया था, जो आपके रैप सिंगर है ना बादशाह, उनके का वो बालों से रिलेटेड गाना था, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। अब उन पे सवाल उठा था कि उन्होंने उस बंदे को, जो बहुत ही छोटा क्षेत्र का था, बहुत ही उस क्षेत्र का था जहाँ लोग जानते भी नहीं थे, उसके गाने को उन्होंने कॉपी कर लिया था। अब इस पे सवाल उठे कि उन्होंने तो उसको पैसा दिया नहीं, उनको तो उन्होंने कुछ भी दिया नहीं। तो ये सवाल उठती है कि आखिरकार कॉपीराइट का जो ओनर है उसके पास जो एक्सक्लूसिव राइट्स होता है, क्योंकि वो असाइन करता है कि आपके पास पावर है कि आप इस चीज़ को किसी और को दीजिए या फिर इसको ट्रांसफॉर्म करिए। अगर आप ये नहीं करते हो, बिना उसकी इजाज़त के अगर आप ये कर रहे हो, मतलब लेट्स से अगर आप कोई दूसरा बंदा हो और बिना उसकी इजाज़त के कर रहे हो, तो आपने क्या करा, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करा। सेक्शन 551A1 कहता है। सेक्शन 55A2 देखिए क्या कहता है, परमिट्स फॉर प्रॉफिट एनी प्लेस टू बी यूज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक वेयर सच कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क अनलेस he was not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be an infringement। कहने का मतलब कि आपने उस कॉपीराइट मटेरियल का क्या करा है, बेसिकली पब्लिक से कम्युनिकेट करा है, कम्युनिकेशन टू द वर्क, कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, उस काम को आपने पब्लिक से क्या करा, कम्युनिकेट करा। ठीक है, जैसे ही आपने कम्युनिकेट करा, और या तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें तो वो तो खैर गलत है ही, या तो आपको पता नहीं था कि ऐसा करने से शायद कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, तो आप अलाउड हो। अगर आपको पता नहीं है और कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था कि सर मैंने तो ऐसे जस्ट गाना गा दिया, मैंने जैसे ऐसे ही नोबेल की बात कह दी कहीं खड़े होके,
लोगों के सामने बता दिया कि यार वो नोवेल बहुत अच्छी है, मेरे एक फ्रेंड ने लिखी है लेट्स, या मैंने उसको पढ़ा, अच्छा है, और मतलब लेट्स से कुछ ऐसा बोला आपने, तो एक तरीके से कॉपीराइट उसको बोला जा सकता है। पर वही चीज़ है ना यहाँ पे कि अगर वो आपको परमिट किया जाता है यहाँ पे कि आपको लाइसेंस में दिया हुआ था कि आप कह सकते हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर बिना आपके लाइसेंस के आपने कोई चीज़ बोल दी तो वो डिपेंड करेगा कि आपने जानबूझकर बोला या आपको सच में पता नहीं था। तो कुछ भी ऐसा करते तो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। आगे कहता है 51B, व्हेन एनी पर्सन, या तो आप क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो, ट्रेड करते हो, सेल करते हो, हायर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक्सटेंट तक, किसी एक्सटेंट तक मान लीजिए जो उस ओनर, जो कॉपीराइट का ओनर है उसको इंपैक्ट करेगा। या फिर आगे बोले बाय वे ऑफ ट्रेड एग्जीबिशन लगा देते हो आप, लेट्स से ना, बोलते हैं ना कि एग्जीबिशन है वहाँ पे। या तो आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में कोई भी ऐसी कॉपी जो इन्फ्रिंज्ड कॉपी है, उसका आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी एक मेथड है। जो ओनर होता है ना, जो किसी भी कॉपी का ओनर है, मान लीजिए किसी भी नोबेल का, आर्टिस्टिक वर्क का, किसी भी म्यूजिकल वर्क का, वो कस्टम डिपार्टमेंट को बोल देता है कि अगर इसकी कॉपी आपको इंडिया में इतने महीने के अंदर दिखती है तो उसको एक तरीके से इन्फ्रिंज्ड कॉपी बोलेंगे। तो सर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भी कुछ ऐसा हो तो मुझे जस्ट कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए, आई विल सू दैट पर्सन। तो एक तरीका है ये। तो कोई भी चीज़ जिसको इन्फ्रिंजमेंट है, मतलब कॉपीराइट लगा हुआ, उसको आप अपने एरियाज़ में, अपने इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इन्फ्रिंजिंग कॉपी, उसको इंपोर्ट को। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड नथिंग इन द सब क्लॉज 4 सेल अप्लाई टू द इंपोर्ट ऑफ वन कॉपी। कोई मान लीजिए एक आध कॉपी आपने मंगाया कुछ रिसर्च वगैरह के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्क में नहीं मंगवा सकते इन्फ्रिंज्ड कॉपीज को। आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क इन द फॉर्म सिनेमेटोग्राफ, फिल्म सेल बी डीम्ड टू बी व्हाट इन्फ्रिंजिंग कॉपी। ये तो मैं बार बार आप लोगों से बोल चुका हूँ, रिप्रोडक्शन वगैरह की जो बात होती है, वापस से रिपब्लिश नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सेम चीज़ को। हाँ, सेंट्रल आइडिया आपका सेम हो सकता है, आइडिया का एक्सप्रेशन लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर किसी ने किसी आइडिया को, मान लीजिए कोई आइडिया है ये, लेट्स से ये जीरो कोई आइडिया था, अब इसको किसी ने एक्सप्रेस करा ऐसे, तो आप सेम इस जीरो को आप ऐसे कर सकते हो एक्सप्रेस, पर ऐसे नहीं कर सकते एक्सप्रेस सेम कॉन्टेक्स्ट में। बात को समझ रहे हो आप? अब आगे कहता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएंगी, वो आप सेक्शन 52 खुद पढ़ोगे। बहुत आसान सेक्शन है कि मान लीजिए कहीं रोड पे खड़े होकर कुछ गाना गुनगुना दिए, लेट से बहुत बड़े, आप ऐसे खड़े होकर नहीं कई बार गुनगुना देते हैं, या बंद कमरे में गाना बजा रहे हो आप, या डीजे पे गाना बजा रहे हो आप, या फिर आप कुछ कोट वगैरह दे रहे हो रेफरेंस के रूप में कि सर इस कोटिंग अनकोटिंग जैसा बोलते हैं, वो यूज़ कर रहे हो आप। या फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी चीज़ पब्लिश करी, कोई कमेटी का रिपोर्ट, और उसको कह रखा है कि अगर इसको आपने रिपब्लिश करा, रिप्रोड्यूस करा, तो एक तरीके से कॉपीराइट हो गया। अगर नहीं कह रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और चीज़ें हो जाती है, स्कूल्स में कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके यूपीएससी के पेपर में या फिर कॉलेज के पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आपने किसी के गाने को मेंशन कर दिया, तो वो कॉपीराइट का ऐसा इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। ये सारी बातों को आप सेक्शन 52 में पढ़ लीजिएगा, बड़ा सा सेक्शन है। सेक्शन 51 में जो आता है वो सेक्शन 52 में, अगर मान लीजिए जैसे सेक्शन 51 कहता है कि ये सारी एक्टिविटीज आप करते हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट। तो मान लीजिए ये सारी चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आप नहीं कर रहे हो इन्फ्रिंजमेंट, यही सेक्शन 52 में लिखा है, लंबा चौड़ा, आप उसको खुद पढ़ लेना, आसान है। मैंने समर्थ जुडिशियल एकेडमी पे उसका पीडीएफ भेज दिया है, सेक्शन 52 का आपको पढ़ना चाहिए वो। अब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, बुलेट पॉइंट याद रखिएगा, एज ऑलवेज मैं हमेशा आपको बुलेट पॉइंट बताता हूँ, वो सुनिएगा। अब वेयर देयर इज अ डैमेज, जहाँ पे भी डैमेज है, जहाँ पे भी डैमेज हुआ कॉपीराइट का, देयर इज नो नीड टू प्रूव वेदर द डिफेंडेंट्स वर्क विल कम्पीट विद द ओरिजिनल वन और नॉट। अगर कोई ये कह रहा है कि सर मेरे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है तो डैमेज हुआ उसको, तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है प्रूव करना कि क्या डिफेंडेंट का जो वर्क है, क्या डिफेंडेंट ने जो कॉपी किया वो कम्पीट करता है कि नहीं करता है, ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है। बहुत पहले केसेस में कहा जाता था, फिर बाद में ये चीज़ चेंज हो गई कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि सर मेरे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट ही नहीं है डिफेंडेंट को प्रूफ करने की कि किस हद तक हमने प्रूफ करा है, किस हद तक हमने कॉपी करा है, गलत बात है। देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ सब्सटेंटिव, और काइंड ऑफ बोलते हैं कि वैलिडिटी कितनी है, सब्सटेंसिव अमाउंट या बल्क अमाउंट कितना लिया गया है, एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक चोरी करी गई उनके कॉपीराइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में ऐसा प्रोविजन था, बाद में इसके बारे में और बात करेंगे। अभी देखिए आगे कहता है यू कांट टेक अवे द स्किल्स एंड एफर्ट्स ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टरेंस मिनिमल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ब्रुअन के जो आपके और भी एक दो उसके बारे में था, मैंने बता रखा था आपको डॉक्टरेंसेस के बारे में। द राइट्स कन्फर्ड और अटैच्ड विद कॉपीराइट आर मेनली द काइंड व्हेनेवर टेस्ट ऑफ इन्फ्रिजनमेंट इज नीड टू बी डिस्कस्ड। कहता है जो राइट्स आपको एज अ कॉपीराइट मिलते हैं ओनर, तो वही राइट्स की हम बात करेंगे, वही सारे राइट्स जो मैंने आपको यूनिट 2 में बताए हैं, वही राइट्स आपके, अगर कोई कॉपी इन्फ्रिंज हो रहा है तो वही सारे राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, और कोई और चीज़ नहीं होता, कोई नया सा एकदम से राइट नहीं आ जाता है। जो राइट्स आपको एज अ लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक आपको दिए जाते हैं, बास्केट ऑफ, जो मैं कह रहा था बकेट ऑफ, या फिर जिसको मैं बोलता हूँ ना बास्केट ऑफ राइट्स, तो अगर कोई कह रहा है तो आप क्लेम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राइट्स पे कर सकते हो कि सर मेरे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ तो उन राइट्स का वायलेशन हुआ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते आप। आगे
कोइंसिडेंस, अब कोइंसिडेंस क्या होता है कि देखो सर मुझे इसने एक्सप्लेन तो किया नहीं था कि कुछ ऐसा मूवी बनाने वाला है, कोई ऐसा नोवेल लिखने वाला है। अब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, अब कोई एक ही तरीके के दो तरीके के नोवेल, एक ही बंदा, मतलब दो बंदा एक ही तरीके का नोवेल लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, बात को समझो आप। वही मैं कह रहा हूँ कि आइडिया हो सकता है कि मे बी एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया थोड़ा अलग हो सकता है, कि आपने कुछ चीज़ों को पहले बताया, किसी ने बाद में बताया, पर एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल आइडिया तो सेम हो सकता है। लेकिन किसी ने मान लीजिए पॉवर्टी पे कुछ लिखा, पॉवर्टी एज इकोनॉमी पे कुछ लिखा, तो सेम नोवेल लिखा जा सकता है ना 2-3-4 बंदों के द्वारा। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं लिख सकते, तो कोइंसिडेंस बोल सकते हैं उसको, पर वो कोइंसिडेंस दिखाना पड़ेगा एज अ डिफेंडेंट कि सर कोइंसिडेंटली हुआ है, मैंने चोरी नहीं करी है। तो थोड़ा सा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाता है, डिफेंडेंट के ऊपर। आगे कहता है सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ अ वर्क इज टेकन अवे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कितना एक्सटेंट, मान लीजिए ये एक कॉपीराइट मटेरियल है, यहाँ से यहाँ लंबी लाइन तक, मान लीजिए लंबी लाइन, इसका इस लंबी लाइन का कितना परसेंट आपने कॉपी करा, मान लीजिए 30%, 50%, 10%, 5%, 1-8%, तब कोई दिक्कत नहीं। दिस सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ अ वर्क इज टेकन अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ इन्फ्रिजनमेंट। किस एक्सटेंट तक, और इसका इंपैक्ट यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इंपॉर्टेंट करता है। कितना क्वांटिटी आपने उस कॉपी का इन्फ्रिंज करा, और इसकी क्वालिटी कितनी। हो सकता है आपने ऐसा पार्ट कॉपी कर लिया जो आपका जो इंडिपेंडेंट वर्क होगा वो सारा का सारा उसी चीज के अराउंड घूमे। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा नोवेल में, और आपने उस नोवेल का वो पॉइंट निकाल के एक नोवेल बना दिया जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई थी। अब वो हो जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बात को समझ रहे हो आप। आगे कहते हैं मेयर चेंजेस टू जस्ट शो सम डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अगर देखिए मान लीजिए हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने क्या करा, दिखावटी करा। क्या करा, मान लीजिए ऐसा लाइन बनाना था, आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, बस और कुछ नहीं करा। तो मेयर आपने सजावटी कर दी, इसको बस थोड़ा सा दिखावटी कर दिया, थोड़ा सा वही कहते हैं ना रूप सज्जा दे दिया आपने। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने पहले भी आपको केसेस में बता रखा है सारी चीजें कि जस्ट मेयर चेंजेस डज नॉट मैटर। अगर वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हो ना आप, वो मैटर ही नहीं करता, फिर वो कॉपीराइट माना जाएगा उसको। बल्क और लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्ट ये बहुत मैटर करता है। कितना एक्सट्रैक्ट तक, कितने परसेंट तक, कितनी चोरी की गई, वो बहुत मैटर करता है। चेन ऑफ काउजेशन लिंकिंग द प्लेंटिव्स कॉपीराइट वर्क विद द डिफेंडेंट्स एलिज्ड इन्फ्रिंजिंग कॉपी। देखो जब आप कॉपीराइट में क्लेम करते हो ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको प्रूव करना पड़ेगा। पहला कि सर ये तो कोइंसिडेंस नहीं था डिफेंडेंट के लिए। प्लेंटिव के लिए क्या होगा, सर इसने मेरे कॉपी का, मेरे आइडिया का या फिर मेरे एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को चोरी करा है, लिंक दिखाइए। देखो काउजेशन ऑफ लिंक दिखाओगे आप कि सर मेरा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, इसने भी ऐसे ऐसी सारी चीज़ें लिखी है। तो वही कह रहा है चेन ऑफ काउजेशन लिंकिंग द प्लेंटिव्स कॉपीराइट वर्क विद द डिफेंडेंट्स एलिज्ड इन्फ्रिंजिंग कॉपी। जिस कॉपी पे आप बात कर रहे हो ना, उसमें चेन ऑफ काउजेशन दिखाना पड़ेगा आपको, आपके अपनी कॉपीराइट से, आपका अपना जो मटेरियल है उसके साथ लिंक करते हुए कि सर इसने कॉपी करा ऐसे ऐसे तरीकों से। पूरा चेन ऑफ काउजेशन, पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा आपको। आगे कहता है दोनों में सिमिलैरिटी है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्क्स, वो दिखाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आइडिया मैटर नहीं करता, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया की कॉपी हो सकती है, आइडिया की तो कॉपी का कोई मतलब नहीं बनता। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया की कॉपी नहीं कर सकते आप, और उसी की कॉपी होती है, और जैसे ही होती है वो इन्फ्रिंज हो गई वो चीज़। तो वो दिखाना पड़ेगा आपको कि सर सिमिलैरिटी हमारे काम में देखे कितना है। बिल्कुल सेम चीज़ दोनों ने बनाई, पर इसने मेरी पहले आई थी और इसने पढ़ने के बाद ये चीज़ बनाई। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बताना पड़ेगा सर मैंने पढ़ा नहीं था, मैं तो देखिए मैं इतने दिन से वर्क कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था इसने ऐसा कुछ मटेरियल आया है। वो सारी चीज़ें केस बाय केस डिसाइड होती हैं। आगे अनलॉफुल यूज बाय डिफेंडेंट, आपके डिफेंडेंट ने क्या करा है, अनलॉफुल यूज करा है आपके कॉपीराइट का, आपके मटेरियल का। डिफेंडेंट हैड एक्सेस टू द प्लेंटिव्स वर्क और इन्फ्रिंजिंग कॉपी, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सर देखो डिफेंडेंट के पास मेरी कॉपी पड़ी है, डिफेंडेंट मेरी कॉपी पढ़ी है, मेरी कॉपी के बारे में जानता था, मेरे मटेरियल के बारे में जानता था, इसके बाद उसने एक नई वर्जन बना दी। बार बार कह रहा हूँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और सब्सटेंटिव पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हद तक चोरी करी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन बहुत मैटर करता है कि किस हद तक आपने उसके कॉपीराइट के जो राइट्स हैं ना, जो कॉपीराइट के साथ और राइट्स देते हैं, बंडल ऑफ राइट्स, उसमें आपने किस हद तक पेनिट्रेट करा है। कि बोलते हैं ना बाल्टी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो इस बाल्टी के किस लेंथ तक आपने उसके राइट्स को वायलेट करा है, ये बहुत मैटर करता है। 50% करा, 60% करा या डीपली करा, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर एकदम पूरा सब्सटेंटिव पार्ट को आपने चोरी कर लिया तो आपके भाई आपने कंप्लीटली इन्फ्रिंज करा। लेट से मेयर आपने थोड़ा सा 1-8% का कुछ आइडिया आपको मिल गया उससे। कई बार शेरो शायरों को जब आप करोगे ना, मैं बता रहा हूँ बिंगा शायर मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, कई बार आप सब शेरो शायरी करते हो ना तो एक चीज़ हो जाती है, कुछ लाइनें आपको ऐसे सुनने को मिल जाती है, कुछ जैसे गुलजार साहब ने कुछ कहा, मुझे कुछ लाइन का क्रक्स कैसा मुझे मिल गया और मैंने उस पर कुछ और लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जुल्फ कहा, जुल्फ पे 4 चीज़ें आपने लिख दी तो हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। वो कहेंगे थोड़ी ना कि मेरी कॉपी करिए तुमने, ये चीज़ें होती है, मेरा कहने का मतलब है। अब पूरी की पूरी उनकी शायरी को आपने कॉपी कर लिया तो फिर वो तो फिर दिक्कत है।
बस उन्होंने कहा था ये हुस्न और तुमने कह दिया हुस्न ए, पलट दिया, कुछ नहीं, ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये केस है आरजे आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, बहुत आसान सा केस है, यहीं तक खत्म करूंगा आज। इशू इसमें दो हुआ था। देखिए आरजे आनंद साहब मूवी बनाना चाहते थे, इन्होंने एक आइडिया लगा, ड्रामीज थे, ड्रामा वगैरह लिखते थे, प्ले वगैरह, तो हम हिंदुस्तानी करके इन्होंने एक ड्रामा बनाया और इन्होंने डीलक्स फिल्म्स वालों को बताया, ठीक है, कि देखो ऐसा है, मूवी बनाना चाह रहा हूँ, बताओ कैसे अलाउ करोगे, कैसे कैसे बनाना है। अब ये बताकर चले आए थे, स्क्रिप्ट तो इन्होंने बता दिया सारा, कॉन्सेप्ट नोट, वो पिछले भी मैंने कहा था कॉन्सेप्ट नोट, स्क्रिप्ट तो इन्होंने बता दी। अब जैसे इन्होंने बता दी, अब आरजी फिल्म्स, डीलक्स फिल्म्स वाले ने क्या कर दिया, न्यू मतलब ये न्यू दिल्ली करके, न्यू इंडिया करके आई गेस, उन्होंने एक मूवी बना दिया, एक पूरा का पूरा ड्रामा बना दिया। अब यही सवाल उठा था कि क्या उन्होंने कॉपी करा कि नहीं करा, मुद्दा यही उठा था, ठीक है, कि क्या उन्होंने कॉपी करा कि नहीं करा। तो पहले वाले इशू में तो कहा कि ठीक है, क्या प्लेंटिफ ओनर है हम हिंदुस्तानी का, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ भैया ओनर तो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनर तो है, क्योंकि ये आइडिया इसका है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया भी इसी का है, ओनर तो है। अब एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया मतलब किसकी, कॉन्सेप्ट नोट की बात कर रहा हूँ। पर सेकंड कहता है कि क्या न्यू दिल्ली ने जो बनाई, जो डीलक्स फिल्म से न्यू दिल्ली का कॉन्सेप्ट बनाया, क्या वो हिंदुस्तानी का, जो हम हिंदुस्तानी का प्ले है, उसका कॉपीराइट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते आप, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं, जब भी आप करना होगा आपको प्रूफ, सब्सटेंटिव और वाइटल बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंटिव और वाइटल पार्ट अगर नहीं है तो नहीं पॉसिबली आप कह सकते हो कि आपके आइडिया से चोरी किया गया है। कोर्ट ने भी वही कहा कि नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इन केस ऑफ आइडिया, सब्जेक्ट मैटर, थीम्स, प्लॉट्स और लीजेंडरी और हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब फैक्ट्स तो मान लीजिए कुछ है, मैंने पहले भी सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी नीड टू बी प्रूव्ड, ये आरजे आनंद का केस मैंने पहले भी डिस्कस करा आपसे फर्स्ट यूनिट में ही। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी नीड टू बी प्रूव्ड, वो बताना पड़ेगा आपको कि सर देखिए सिमिलैरिटी इतनी है, डिसिमिलैरिटी इतनी है, और जैसे आपने कह दिया ना कि सर 70% सिमिलैरिटी है, जीत गए आप, बट आप जीत जाओगे। अगर यही 70% डिसिमिलैरिटी हो जाएगी तो आप नहीं जीतोगे ना, क्योंकि बहुत ही 10-5% की आपसे आइडिया ली गई, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया से निकाले गए कोई चीज़, तो नहीं कह सकते। वही बात यहाँ हुआ था। और उन्होंने एक और बात कही कि सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि लोगों को दिखा दो दोनों चीज़ें, फिर वो खुद डिसाइड कर लेंगे चोरी हुई कि नहीं हुई, व्यूअर्स विल डिसाइड। आगे कहता है व्हाट इज द वर्थ कोपिंग इज प्राइमा फेसी बर्थ प्रोटेक्टिंग, ये अच्छी लाइन है, याद रखिएगा, लिखना अपने पेपर्स में आप लोग। एक केस में कही गई थी कोर्ट के द्वारा, व्हाट इज बर्थ कॉपिंग, जो भी चीज़ कॉपी की जा सकती है जिसकी वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू है ऑब्वियसली तभी कॉपी होगी उसकी। अब मेरा नाम का तो कोई कॉपी करेगा नहीं, कोई स्पेशल सा नाम है उसकी कॉपी अगर हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा। समथिंग दैट इज व्हाट वर्थ कॉपिंग इज प्राइमा फेसाई वर्थ प्रोटेक्टिंग। आगे कहता है सिमिलरिटी ड्यू टू कोइंसिडेंस, अगर कोइंसिडेंस से सिमिलरिटी है तो वो बताना पड़ेगा आपको। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब बातों को छोड़ो, केस की बातें, केस तो आपको समझ में आ गया कि नहीं था आप, क्योंकि आपकी डेटा वगैरह की ज़्यादा, मतलब डेटा कह रहा हूँ क्या, आपका मतलब एक्सट्रैक्ट कम हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आपको एज सच कॉपीराइट प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सटेंटिव पार्ट और वाइटल पार्ट, और उसके कितना कॉपीराइट किया गया है, कौन ओनर है, ये दो डिसीजन होती हैं बस, ओनर कौन है और कितना कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया गया, यही दो बातें डिस्कस करी जाती हैं, इससे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहीं तक था आज, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बात करेंगे, जल्दी कंफर्म करेंगे और जल्दी वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। उसमें फेयर ट्रेडिंग की बात है, सेक्शन 52 जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि फेयर ट्रेडिंग अलाउड होता है, कि हाँ एक लिमिट तक आप चोरी उसमें से, या फिर चोरी इन द सेंस, चोरी अच्छा वर्ड नहीं होगा तो बोल सकते हो कि हाँ एक कॉपीराइट मान लीजिए है तो उसमें से कुछ हद तक आप उसकी चीज़ों को यूज कर सकते हो, उसी हद की बात करनी है हम लोगों को, किस हद तक आप किसी के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर सकते हैं, सेक्शन 52 में पढ़ेंगे अपन। और जब इन्फ्रिंजमेंट होती है तो रेमेडीज़ वगैरह क्या अवेलेबल हो तो उसके बारे में अगले वीडियोस में बात कर लूँगा, सेक्शन 54, और शायद जल्दी खत्म हो जाएगा आप लोगों का, जितना होगा मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि आईपीआर पूरा पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर ट्राई करूँगा, ठीक है। विद दिस आई एंड द कन्वर्सेशन, थैंक यू सो वेरी मच विद कनेक्टिंग मी, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल जरूर करिए आप लोग, ठीक है, जल्दी बनाऊंगा दूसरी वीडियो, थैंक यू।